Hello, students. I hope you guys are preparing well for your board examination. And once again, welcome back to my channel for another worthwhile content for your upcoming English language exam. So, today I'm going to discuss directed writing, which contains total 8 topics. आपको कैसे प्रिपेयर करना है इन टॉपिक्स को और इनमें से कौन से टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्या चॉइस आती है कि नहीं आती है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, कि कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आज जिसका मैं जवाब दूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आपको डायरेक्टेड राइटिंग अभी से तैयार करनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। डायरेक्टेड राइटिंग समझाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सारे आईएससी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए वो ये कि आपको पूरा जो पेपर है 80 मार्क्स का, पूरे 80 मार्क्स को कैसे प्रिपेयर करना है इसकी आपको जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम में पढ़ना बहुत मायने रखता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको समझाया है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि हो सकता है कुछ नए बच्चे फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्टेड राइटिंग के लिए उन्होंने स्विच किया हो मेरा चैनल, तो मैं उनके लिए बताऊंगी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कॉम्पोजिशन के मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 20 मार्क्स के लिए आपको कैसे फोकस करना है, क्या करना है, वो आपको लिमिटेड टाइम में आपको कैसे पढ़ाई करनी है कॉम्पोजिशन के लिए ताकि आप अच्छा लिख पाओ, 17+ स्कोर कर पाओ, उसके लिए वो वीडियो जरूर देखिएगा। फिर मैंने उसमें उसी वीडियो में ये बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है प्रपोजल राइटिंग, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। और ये जो 10 मार्क्स का प्रपोजल राइटिंग होता है ये बहुत इजी होता है, जैसे आपका 9th-10th में आपका ईमेल राइटिंग और नोटिस राइटिंग होता था, उसमें आपके पूरे पूरे 5 मार्क्स आते थे। तो ये भी आपका पूरा 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अगर बहुत अच्छे से उसका जो पैटर्न होता है वो फॉलो करो। अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो 15 मार्क्स का ग्रामर आता है बेटा, इसमें 3 ही क्वेश्चन होते हैं, 5B prepositions एंड फ्रेजल वर्ब्स, एंड तीसरा जो होता है वो था ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए, बट आना 5 ही ट्रांसफॉर्मेशन, तो लिमिटेड टाइम में इतने सारे चैप्टर्स पढ़ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 15 मार्क्स के ग्रामर के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अलग अलग चैप्टर्स पे फोकस मत करिए, आप प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं करिए। और प्रैक्टिस के लिए 3 प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मौजूद है, preposition phrasal verbs, ट्रांसफॉर्मेशन एंड FIB। अबंडेंट कंटेंट वहां पे मौजूद है, आप उससे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आपको कैसे करना है ये भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, प्रेसी राइटिंग कैसे लिखना है आपको, बॉक्स कैसे बनाना है, बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर कैसे रीड करना है हमको, इस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो आपको जो 80 मार्क्स का पेपर तैयार करना है, आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए काफी कंटेंट मेरे चैनल पर अवेलेबल है जो कि वाकई फ्रूटफुल होगा, आप विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टेड राइटिंग कैसे आपको प्रिपेयर करनी है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डायरेक्टेड राइटिंग में टोटल 8 टॉपिक्स होते हैं। हर साल अलग अलग आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं, कभी आर्टिकल राइटिंग, तो कभी बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, कभी कल्चरल प्रोग्राम का रिव्यू, स्पीच राइटिंग लिखने को आ जाता है, रिपोर्ट राइटिंग, पर्सनल प्रोफाइल या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इन 8 टॉपिक्स के अलावा कुछ नहीं आ सकता, इनमें से कोई एक आना है। तो पहला जो क्वेश्चन होता है बच्चों का वो ये होता है कि मैम कौन सा टॉपिक आ सकता है। देखिए, मैं अगर आपको 4 टॉपिक्स भी बताऊंगी कि बेटा ये 4 टॉपिक्स बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उसमें कौन सा टॉपिक आ जाए। बेटा हर टॉपिक किसी न किसी साल पूछा गया है, तो ये कोई भी टीचर नहीं बता सकता आपको कि इस बार यही आना है। ओके, तो फॉर दिस पर्पस आपको करना क्या है, सारे टॉपिक्स का जो पैटर्न है और कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए पहले से। आप ये नहीं कि 3-4 टॉपिक्स मैंने तैयार कर लिए, दैट्स ओके, इट्स नॉट सो। आपको हर टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन 8 टॉपिक्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स इजी हैं इनमें से और कौन से टॉपिक पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि डायरेक्टेड राइटिंग क्यों कहते हैं इसको, डायरेक्टेड राइटिंग का मतलब क्या है। इसके लिए आप ये देखो कि आपके जो स्पेसिमेन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, यानी डायरेक्टेड राइटिंग के क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे पूछे गए हैं। तो आप स्पेसिमेन पेपर 1 टोटल इंग्लिश में जो दिया गया है, इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखने को आई है ऑन द डिमोलिशन ऑफ ट्विन टावर्स इन नोएडा। और इसके लिए आपको हिंट्स दिए गए हैं, डेट एंड प्लेस, प्रिपरेशन, रीजंस फॉर डिमोलिशन एंड सो ऑन।
इसी तरीके से स्पेसिमेन पेपर 2 में आर्टिकल राइटिंग लिखने को आया है, जिसका टाइटल है माई बैंक इन माई हैंड, और आपको यहाँ भी हिंट्स दिए गए हैं और ब्रैकेट में नीचे दिया गया है कि आप अपनी रेलेवेंट डिटेल्स दूसरी भी ऐड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है बच्चा, उसमें आपको डायरेक्शंस दिए जाते हैं, हिंट्स दिए जाते हैं। डायरेक्शंस को यूज करते हुए उस पर लिखना ही डायरेक्टेड राइटिंग कहलाता है, राइट? आप अपनी रेलेवेंट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, वो ब्रैकेट में देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है, इसमें कभी भी हम हेडिंग्स बना के नहीं लिखते हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए स्पेसिमेन पेपर 1 में डेट एंड प्लेस, प्रिपरेशन, रीजन फॉर डिमोलिशन इस तरीके से दिया गया है, तो ये आप हेडिंग मेंशन करके लिखो कि डेट एंड प्लेस में वो डिस्क्राइब करो, फिर प्रिपरेशन में डिस्क्राइब करो। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पैराग्राफ्स के थ्रू चलना है, विदाउट एनी हेडिंग आपको डायरेक्ट राइटिंग लिखनी, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, पर्सनल प्रोफाइल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको पैराग्राफ्स में ही लिखना है, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इन 8 टॉपिक्स में से 4 टॉपिक्स बेटा ऐसे हैं जिसको आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी जो हिंट्स आनी है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटा, वो हिंट्स वही आएगी जो आपके बुक्स में दी गई हैं, ठीक है? तो कौन-कौन सा वो टॉपिक है जिसको आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, वो है आपका पर्सनल प्रोफाइल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बुक रिव्यू एंड फिल्म रिव्यू। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि ये जो 4 टॉपिक्स होते हैं, इसमें जो हिंट्स आती हैं बेटा, वो वही आएँगी हिंट्स जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगी या जो आपके टोटल इंग्लिश बुक में दिया गया है। ओके, तो पर्सनल प्रोफाइल होता क्या है? पर्सनल प्रोफाइल एक डिस्क्रिप्शन होता है, आपको अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बतानी होती है कि जब कोई रीडर उसको पढ़े तो उसको समझ में आए कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, राइट? तो अब क्वालिटीज ही लिखना होती है, वीकनेसेस नहीं लिखना होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं भी लिखना होती हैं और पैराग्राफ्स में लिखना होता है, आपको बिल्कुल हेडिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं बनानी है, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये आउटलाइन्स दिख रही हैं, यही आपको एग्जाम में आनी है। हो सकता है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स को वो कोई और सिनोनिम करके दे दें उसको, राइट? यानी होगे वही पॉइंट्स। तो पर्सनल प्रोफाइल एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो अभी से आप उसको रेडी कर लो, प्रिपेयर कर लो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, तो सीधे एग्जाम में जब लिखोगे जाकर अगर आ जाता है तो फिर आपका टाइम किल नहीं होगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार अब क्या लिखूँ, अब क्या लिखूँ, राइट? आपका पहले से प्रिपेयर होगा तो यू कैन राइट। ओके, इट विल सेव योर टाइम, और ये टाइम आप दे सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में, ग्रामर में या फिर कॉम्पोजिशन राइटिंग में। पर्सनल प्रोफाइल लिखते समय क्या-क्या बातें दिमाग में रखनी चाहिए आपको, और पैराग्राफ्स में ही लिखा जाता है, इसमें अपनी कमियाँ, शॉर्टकमिंग्स नहीं बताई जाती हैं और कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता माय नेम इज़ दिस एंड ऑल। बच्चों को मैंने देखा है, नोटबुक्स चेक करी हैं, इतना बेकार पर्सनल प्रोफाइल लिखते हैं वो कि मैं क्या बताऊँ, राइट? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, माय नेम इज़ दिस, आई एम दिस, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है, राइट? आपको कैसे लिखना है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, अलग से 10 मिनट का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। आप उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका टाइम जो है पहले से आप बचा लोगे टाइम, राइट? अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिया तो सीधे एग्जाम में आपके दिमाग में आता चला जाएगा मैटर और आप लिखते चले जाओगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार इसके बाद मैं कौन सा पैराग्राफ लिखूँ या क्या लिखूँ, क्या नहीं लिखूँ। आपको ये भी पता होगा कि जब आप लिखते हो, कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखते हो, तो आपको कई सारे वर्ड्स को कट करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं कि ये सेंटेंस नहीं बन रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे लिखें क्या। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहले से प्रिपेयर कर लो, राइट? 15 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी ना बच्चा, तो थोड़ा-सा आप इसमें मेहनत कर लीजिएगा, पहले से प्रिपेयर कर लीजिए पर्सनल प्रोफाइल, जिससे आपका टाइम किल ना होने पाए। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी। एसओपी क्यों लिखा जाता है? अगर कहीं आपको एडमिशन लेना है किसी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पर आपको एक एसओपी देना होता है, जिस एसओपी को पढ़कर आप सेलेक्टर्स से बात कर पाओ, सेलेक्टर्स आपको सेलेक्ट कर पाएँ कि आपके अंदर क्या एट्रिब्यूट्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, बाकियों को क्यों रिजेक्ट करना चाहिए। तो एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अपनी मर्ज़ी से ऊट-पटांग नहीं लिखोगे इसमें। और एसओपी पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया है कि पर्सनल प्रोफाइल और एसओपी में क्या डिफरेंस होता है। उसमें क्या इंक्लूड करना होता है, इसमें क्या एक्सक्लूड करना होता है आपको। तो और किस तरीके से लिखना होता है, इसमें पॉइंट्स बनाने होते हैं कि नहीं। जैसे मैंने वहाँ वहाँ बताया कि पर्सनल प्रोफाइल आपको सीधे पैराग्राफ्स वाइज़ ही लिखना होता है। इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स आप बना सकते हो, लेकिन कैसे बनाना है, क्या करना है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी 10 टू 12 मिनट्स का ही वीडियो होगा। उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, अलग से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। पहले से प्रिपेयर करने वाला टॉपिक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको अपने बारे में ही लिखना है। वो हिंट्स आपको देंगे, वो यही देंगे जो यहाँ पर आपको आउटलाइन्स दी गई, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इंटरेस्ट, रीजंस फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट,
बस वहाँ पे आपको क्वेश्चन चेंज करके आपको दे देंगे कि मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे वो कि ये इंस्टीट्यूट है, इसमें आपको एडमिशन लेना है, या मान लीजिए ये एक कंपनी है, इसमें आपको जॉब चाहिए तो आपको इसके लिए एसओपी लिखना है, राइट? तो थोड़ा-सा वो क्वेश्चन चेंज करेंगे लेकिन आपके जो पॉइंट्स होंगे ना बेटा वही होंगे, ठीक है? तो ये जो एक ऐसा टॉपिक है इसको आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। एग्ज़ाम में क्या हिंट्स आनी है उसके बाद जाके आप वहाँ पे लिखो, तो ऐसा नहीं है, ये टॉपिक में हिंट्स वही होंगे, थोड़ा बहुत चेंज जो होगा तो इतना तो आप कर ही सकते हो, क्लास 12th में हो। अगर एक आध वो हेडिंग वहाँ पे बना बढ़ा देते हैं उसमें हिंट्स में जाकर, तो उसको तो आप लिख ही सकते हो। तो ये जो टॉपिक है इसको भी आप पहले से प्रिपेयर कर लेना, वीडियो देख लेना, जिससे आपका टाइम बच सके। इसके बाद होता है बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू। ये 2 टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं बेटा जो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से ही आया है और अभी भी अगर आएगा तो इसी तरीके से आएगा कि एक ऐसी बुक का रिव्यू आपको लिखना है जो आपने रिसेंटली पढ़ी हो या आपकी फेवरेट बुक हो, ठीक है? अब भई आपको वो किसी पर्टिकुलर बुक का रिव्यू लिखने को थोड़ी ना देंगे, क्योंकि रिव्यू उस चीज़ का लिखा जाता है जिसको आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो, खुद पढ़ा हो भई, राइट? उसी फ़िल्म का आप रिव्यू दे सकते हो जो आपने देखी हो। तो भाई एग्जामिनर को जो पेपर सेट करेगा उसे क्या पता आपने कौन सी मूवी देखी है, तो वो यही क्वेश्चन देता है हमेशा कि अपनी देखी हुई मूवी रिसेंटली जो आपने देखी हो या आपकी जो फेवरेट हो उसका बुक रिव्यू या उसका मूवी रिव्यू आपको लिखना है, फिल्म रिव्यू लिखना है। तो यही रीजन है कि आप ये 2 टॉपिक्स भी पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। इसको कैसे लिखना है, तो भाई बहुत सारे टीचर्स ये सजेस्ट करते हैं एक बुक पढ़िए आप पहले और उस बुक को पढ़ने के बाद एक रिव्यू लिखिए। तो बेटा इतना टाइम हर बच्चे के पास नहीं होता। जो बच्चे कर ले पा रहे हैं ऐसा या बुक्स पढ़ते हैं, उन्होंने वाक़ई एक बुक पढ़ रखी है, तो उसका वो रिव्यू लिख सकते हैं, दैट्स फैंटास्टिक। बट बहुत सारे बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता है और कुछ लोगों को कुछ बच्चों को पढ़ने की आदत ही नहीं होती, रीडिंग की इतनी हैबिट नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे भई? आपको भी पहले ही प्रिपेयर करना है, आपको भी 15 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स चाहिए ना। तो देखो फ़िल्म रिव्यू लिखने के लिए तो बहुत आसान है, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने मूवी ना देखी हो, राइट? और आपको ऐसी मूवी सिलेक्ट करनी है लिखने के लिए जो इंस्पायरिंग हो। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, कॉमेडी देखी होगी आपने या आपने हॉरर्स देखे होंगे, लेकिन आपको लिखना कौन-सी है जो इंस्पायरिंग हो थोड़ी-सी। तो ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि इंस्पायरिंग मूवीज़ का जब रिव्यू लिखोगे तो आपको लिखने का मैटर आपको मिल जाएगा ज़्यादातर। क्योंकि फ़िल्म रिव्यूज़ में आपको फ़िल्म की पूरी कहानी नहीं छापनी होती है, राइट? आपको सिर्फ़ बताना होता है कि इस मूवी में है क्या? ये मूवी किन कैरेक्टर्स के रिवॉल्व करती है, क्या थीम है इसकी, क्या मैसेज मिल रहा है, क्या इसमें दिखाया गया है, क्या कोशिश करी है, क्या इश्यूज़ बताए गए हैं, इस तरीके से आपको लिखना है और पैराग्राफ्स में ही लिखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, आपकी मूवी का जो नेम है, आपको ब्लैक पेन से मिडल ऑफ द पेज लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर टोटल इंग्लिश क्लास 12 आईएससी में इस बार की बुक में स्लमडॉग मिलियनेयर का जो एक आईएससी ने फिल्म रिव्यू का मॉडल दिया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए सिर्फ आपको ब्लैक पेन से मूवी का नेम लिखना है। आपको उसके आगे अपनी तरफ से कोई हेडिंग नहीं बनानी है। बहुत सारे टीचर्स ने मैंने देखा कि यूट्यूब पर ये बताया है कि इस हेडिंग के आगे आपको एक और आई कैचिंग हेडिंग अपनी तरफ से लिखना है, केवल मूवी का नेम ही लिखना है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको मूवी का नेम वही रखना है। अगर आप इसके आगे डैश करके इसको सब हेडिंग एक दे देते हो अपनी तरफ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने खुद उसको एक नाम दे दिया। आप क्या कर रहे हो यार, जो मूवी आपने देखी है उसका रिव्यू लिख रहे हो, ना कि आप उस मूवी का नेम चेंज कर दो। ठीक है? तो केवल आपको क्या करना है, आपको सीधे जो भी नाम है उस फ़िल्म का वो लिखिए, ठीक? तो मिडल ऑफ द पेज पर आपको ब्लैक पेन से फ़िल्म का नेम डालने के बाद क्या क्या करना है, आपको नेक्स्ट लाइन छोड़नी है और आपको वहाँ पे हेडिंग वाइज़ ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है कि कास्ट कौन-कौन है, डायरेक्टर कौन है। इसमें जो आपकी बुक में मॉडल दिया गया है, इसमें कास्ट और सिर्फ़ डायरेक्टर दिया गया है। इसके बाद पैराग्राफ से शुरू कर दिया गया है लिखना रिव्यू। लेकिन हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में या जो हिंट्स यहाँ पे दे रखी है, उसमें और भी चीज़ें पूछी गई हैं जो आप हेडिंग में लिख सकते हो, छोटी-छोटी हेडिंग्स में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे से नेम ऑफ द फ़िल्म हो गया, तो आपको इसकी हेडिंग नहीं बनानी नेम ऑफ द फ़िल्म, नो, सीधे जो मैंने बताया आपको कि सीधे बीच में हेडिंग मेंशन करनी है। इसके बाद डेट ऑफ रिलीज़ लिखा गया है, तो आप इसको हेडिंग से मेंशन कर सकते हो, डेट ऑफ रिलीज़ इज़ दिस, टाइप ऑफ फ़िल्म इज़ दिस। टाइप ऑफ फ़िल्म मतलब कॉमेडी, हॉरर, इस तरीके से आपको टाइप बताना है उसका, कास्ट बताना है, प्रोड्यूसर बताना है, डायरेक्टर बताना है। तो ये सारी जो चीज़ें हो गई, इसको आप हेडिंग में लिख सकते हो। मतलब डायरेक्टर आप ब्लैक पेन से लिखो और ब्लू पेन से आप उसको मेंशन कर दो। तो जितनी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, तो आपकी बुक में इस पर एक क्वेश्चन दिया गया था पेज नंबर 107 पे, जो मैंने आपको दिखाया कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं अलग से।
उस मूवी के बारे में। तो जो मूवी आप पहले तैयार कर रहे हो, तो इन सब की ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसका डायरेक्टर कौन है, उसका प्रोड्यूसर कौन है, उसको क्या टाइप ऑफ फिल्म है वो, राइट। तो ये सारी चीजें आप पहले से प्रिपेयर कर लेना। तो इस तरीके से आप इसको हेडिंग में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे कास्ट और डायरेक्टर को मेंशन किया गया है। इसी तरीके से आप और हेडिंग्स को बढ़ा सकते हो। जितना आपसे पूछा जाएगा उतना ही लिखिएगा, ज्यादा अपने से मत लिखिएगा। ओके, अब पेज नंबर 163 पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए क्या क्या आपको हिंट्स दी गई है। नेम ऑफ द फिल्म जो आप मेंशन करोगे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिर आ गया। थीम एंड प्लॉट को आपको उसमें हेडिंग में नहीं लिखना है, या पैराग्राफ में कवर करोगे, ध्यान रखिएगा। जो वन वर्ड टाइप आंसर होते हैं उनको आपको हेडिंग में लिखना है। और जहां आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर हिंट का जो दी गई है मुझको, उसका आंसर एक पैराग्राफ में बनता है, सेंटेंस में बनता है, तो आप उसको पैराग्राफ्स में ही दोगे, उसकी हेडिंग आप नहीं बनाओगे। अंडरस्टूड। अब जैसे इस स्पेसिमेन में म्यूजिक एंड कोरियोग्राफी अलग से पूछा गया, तो आप म्यूजिक एंड कोरियोग्राफी को अलग से हेडिंग में लिख सकते हो, क्योंकि ये वन वर्ड आंसर हो सकता है आपका कि म्यूजिक किसने दिया है, इसमें कोरियोग्राफी किसकी है इस पर्टिकुलर मूवी में, राइट। तो आप ये नेम मेंशन कर दोगे, जिससे आपकी पैराग्राफ थोड़े बच जाएंगे, बाकी चीजों को आप पैराग्राफ में कवर कर दोगे। अंडरस्टैंडिंग। तो कुल मिला के आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि मुझे ज्यादा हेडिंग्स नहीं बनानी है। आपको मेनली नेम ऑफ द मूवी जो मिडिल में लिखोगे, इसके बाद डायरेक्टर और कास्ट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। इसके साथ आप ये सब भी तैयार कर लेना, जो मैंने दो स्पेसिमेन पेपर के हिसाब से आपको बताया है, प्रोड्यूसर इन ऑल, जो भी हेडिंग्स में आप कवर कर सकते हो। तो ये पहले से कवर कर लेना, आएगा तो लिख देना, नहीं आएगा तो भी अगर आप लिख दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है पैराग्राफ्स। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ मैंने मॉडल शेयर करवाया है, स्लम डॉग मिलियनेयर का यहाँ पे रिव्यू दिया गया है। तो बीच में आपने क्या लिखा ब्लैक पेन से, नेम ऑफ द मूवी। इसके बाद आपको शॉर्ट में आपको जो हेडिंग्स लिखनी है, इसका वन वर्ड आंसर होगा, वो मैं पीछे बता चुकी हूँ, वो लिखना है आपको। इसके बाद जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो क्या बातें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले ये कि जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा आपका, वो थोड़ा सा इफेक्टिव होना चाहिए, स्ट्राइकिंग होना चाहिए। सीधे आप फर्स्ट लाइन में ही अपनी फिल्म को इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि फिल्म आपकी इंस्पिरेशनल होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए। तो अगर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल है तो किसी ना किसी इशू पे उसने बात करी होगी। तो जिस भी इशू पे बात करी है, पहले आप वो लाइन को इंट्रोड्यूस कराइए। जैसे यहाँ पर क्या है कि स्लम डॉग मिलियनेयर में आपको पता है ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे लिखा है न्यूमरस नरेटिव्स एंड फिल्म्स हैव एक्सप्लोर्ड द इश्यूज रिलेटेड टू दिस। उसके बाद उन्होंने बताया है कि स्लम डॉग मिलियनेयर इसी चीज पर बेस्ड है। तो आपको भी यही करना है। तो ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी है, इसी तरीके की आपको भी एक लाइन लिखनी है। ओके, आप चाहो तो यही लाइन आप कॉपी कर सकते हो, अगर आपको अपनी लाइन को समझ में नहीं आ रही है। ओके, बट आप वहाँ पे इश्यूज को चेंज कर दीजिएगा, जिस इशू पे आपकी मूवी है वो वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद आपको क्या याद रखना है, कैसे पैराग्राफ्स बनाने हैं, इसके लिए आप वापस हिंट पे जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो जो है स्पेसिमेन पेपर से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। अगर आप इसको गौर करोगे तो एक जगह लिखा है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, और एक जगह लिखा है थीम एंड प्लॉट ऑफ द फिल्म। दोनों एक ही चीज है। आपको सेकेंड पैराग्राफ में थीम एंड प्लॉट को डिस्कस करना होता है। चाहे हम कह दें कि स्टोरी बताना होती है, प्लॉट का मतलब ही होता है स्टोरी, लेकिन प्लॉट का मतलब होता है एंटायर स्टोरी नहीं, स्टोरी इन ब्रीफ, बहुत शॉर्ट में करके आपको स्टोरी बतानी होती है उस पर्टिकुलर पिक्चर की, मूवी की। अंडरस्टैंडिंग। सबसे सैंपल जो मॉडल दे रखा है आपको सेकंड पैराग्राफ में यही मिलेगा, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द स्टोरी दी है, आपको भी यही करना है, ठीक है। अगर वहां पे थीम एंड प्लॉट दे रखा है तो भी आपको वही करना है, ब्रीफ आउटलाइन ही लेनी है। ओके, साथ साथ आपको थीम्स बतानी है। केवल ब्रीफ आउटलाइन लिखा है तो आप थीम्स को थोड़ा स्किप कर सकते हो, केवल स्टोरी ब्रीफ में बता सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो सेकंड पैराग्राफ है वो आप हिंट्स के बेस पे ही फॉर्म करोगे। थर्ड पैराग्राफ आपको क्या लिखना होता है, इसके लिए मैं आपको हिंट्स फिर से दिखाती हूँ, आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो। पहले में लिखा गया क्वालिटी ऑफ एक्टिंग लीड एक्टर, और नीचे दिया गया है परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स, म्यूजिक एंड कोरियोग्राफी और लीडिंग एक्टर्स। तो ये जो सेकंड में दिया गया लीडिंग एक्टर्स, परफॉर्मेंस, म्यूजिक एंड कोरियोग्राफी, ये तीन हिंट्स एक ही में आ जाना चाहिए। ऊपर वाले में आपको सिर्फ इतना सा दे रखा है क्वालिटी ऑफ एक्टिंग लीड एक्टर, तो वो उस पर आप पूरा पैराग्राफ बनाओगे, उसमें आप अपनी रेलिवेंट डिटेल्स, म्यूजिक, कोरियोग्राफी ऐड कर सकते हो। यानी जो आपका जो थर्ड पैराग्राफ बनता है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द स्टोरी के बाद, जो नेक्स्ट पैराग्राफ आप बनाते हो बेटा, इसमें आपको यही सब बताना होता है। अगर नहीं भी देगा तो वो आपको एक पर्टिकुलर हिंट दे रहा है तो आपको ऐड उसमें यही सब चीजें करनी होती है, ठीक है। कि एक्टिंग कैसे है उसमें, म्यूजिक, कोरियोग्राफी क्या है, कौन सा गाना बहुत फेमस हुआ है जो गूज़बम्प्स रेजिंग है, या अपने नेशन से कनेक्ट करता है, इस तरीके का एक कोई सॉन्ग है। तो ये आपको लिखना होता है थर्ड पैराग्राफ में। डायरेक्शन के बारे में, कैसा डायरेक्शन किया गया है, कैसे रोल किया गया है, जो लीड एक्टर्स हैं क्या रोल रहा है उनका।
तो यही चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ पे मॉडल में दिया गया है। आप देख सकते हो थर्ड पैराग्राफ में दिया है, डायरेक्टर डैनी बॉयल हैज सक्सेसफुली पोर्ट्रेड एंड ऑल। तो ये पूरे पैराग्राफ में आप देख सकते हो क्या बताया गया है, डायरेक्शन क्या रोल है, एक्टिंग का क्या रहा, कोरियोग्राफी। ओके, तो इस तरीके से आप थर्ड पैराग्राफ फॉर्म करोगे। अब लास्ट पैराग्राफ के लिए आप देख सकते हो दोनों हिंट में कॉमन चीजें हैं, वो है मैसेज ऑफ द फिल्म, रीजंस व्हाई द फिल्म शुड बी अ मस्ट वॉच, और दूसरे में लिखा हुआ है ओवरऑल इफेक्ट एंड अपील ए मस्ट वॉच मूवी। तो जो दो हिंट्स हैं ये बिल्कुल कॉमन है, बस अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्रेस किया गया है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो हिंट्स आती हैं वो वही आती हैं जो आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे। तो आपको लास्ट पैराग्राफ में क्या रखना होता है बेटा, वो मैसेज रखना होता है कि ये मूवी से हमें क्या मैसेज मिलता है और क्यों देखने लायक मूवी है ये। ओके, अब हम देख लेते हैं कि मॉडल जो रिव्यू दिया गया है हमारे बुक में, उसमें किस तरीके से ये चीजें कवर की गई हैं। तो आप देख सकते हैं जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो भी बहुत छोटा है, जैसा कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। इसमें केवल यही बताया गया है कि इसमें क्या मैसेज मिलता है और ये फिल्म क्यों देखने लायक है। ओके, तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि पूरा आपका जो फिल्म रिव्यू होता है, जो आप पहले से प्रिपेयर करके जा रहे हो, उसमें आपको करना क्या है। पहले मिडिल ऑफ द पेज आपको नेम ऑफ द मूवी लिखना है, फिर वन वर्ड हेडिंग्स जो कवर हो सकती हैं उसको कवर करना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद सेकेंड पैराग्राफ में आपको ब्रीफ आउटलाइन देनी है जिसमें आपको थीम कवर करनी है, थीम एंड प्लॉट दोनों आपको उस पैराग्राफ में रखना है। फिर नेक्स्ट में डायरेक्शन बताया जाता है, एक्टिंग बताई जाती है, म्यूजिक कोरियोग्राफी के बारे में बताया जाता है। राइट, यही सब चीजें वो देगा, वो अलग अलग हिंट्स के जरिए अलग अलग सिनोनिम्स दे देगा उसके, जैसे कि मैंने आपको अभी दो तरीके के क्वेश्चन दिखाए। तो लास्ट में आपको क्या रखना होता है, मैसेज एंड ये मस्ट वॉच मूवी क्यों है। ओके, तो आप देख सकते हो टोटल 4 पैराग्राफ्स ही होते हैं। ओके, तो आपको ये और ध्यान रखना है कि 300 वर्ड्स में ही कवर करना है। ओके, नाउ लेट्स स्विच टू बुक रिव्यू। बुक रिव्यू में भी आप ध्यान रखना कि आपकी बुक ऐसी होनी चाहिए जो इंस्पिरेशनल हो, थोड़ी इंस्पिरेशन से भरी हो। ज़्यादातर बुक्स तो ऐसी होती हैं जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन ही देती हैं। तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, जैसे हमने अभी फिल्म रिव्यू को कवर किया था। आपको जो बुक का नेम है वो आप मिडिल ऑफ द पेज लिखोगे, ब्लैक पेन से लिखोगे। और एक चीज़ और ध्यान रखा करिए, अगर आपकी बुक में 3-4 वर्ड्स कंटेन हो रहे हैं तो उन चारों वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यू कैन विन लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो YCW, तीनों क्या है, कैपिटल है। ओके, कोई सा भी आप डायरेक्ट राइटिंग लिख रहे हो ना, आपके अगर कई सारे वर्ड्स हैं तो आप ये ध्यान रखोगे कि वर्ड का पहला जो लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। ये हर चीज़ में आप अप्लाई करोगे, चाहे आप कॉम्पोजिशन ही भले लिख रहे हो और आपने वहाँ पे टाइटल दिया है। जितने भी हम लोग टाइटल्स लिखते हैं आप बुक में भी उठा के देखोगे, चाहे साइंस की बुक हो किसी की भी बुक हो, ये चीज़ मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाय द वे उसके बाद आपको वन वर्ड टॉपिक जो कवर कर सकते हैं, जैसे ऑथर का नाम, पब्लिशर, प्राइस, पेजेस, ठीक है। इसके अलावा और ध्यान रखिएगा टाइप ऑफ द बुक, टाइप ऑफ द बुक जैसे हमने टाइप ऑफ द मूवी पीछे कवर किया था वही चीज़ यहाँ पर भी है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइंस, किस पे बेस्ड है वो बुक। तो इस तरीके से आपको टाइप ऑफ द बुक ऐड कर लेना है। कभी कभी टाइप ऑफ द बुक जॉनरा करके भी वो देगा, GENRE जॉनरा, राइट। तो टाइप ऑफ द बुक एंड जॉनरा दोनों चीज़ें सेम होती हैं, तो आप ये भी ऐड कर लीजिएगा वहाँ पर। तो ये चीज़ें तो काफ़ी सेम हो गई जैसे हमने फिल्म रिव्यू को कवर किया था। अभी इसके बाद एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, इसमें भी आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ 3 लाइन्स में ही बताना होता है। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे बताएँगे, डायरेक्टली आप शुरू करेंगे अपनी बुक का नाम लेकर कि ये बुक किसकी है और जो ऑथर है आपको वो पहले पैराग्राफ में बताना होता है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट पैराग्राफ आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है इसमें आपको ऑथर के बारे में बताना होता है और वो बुक कितनी ज़्यादा सेल हो चुकी है, कितनी कॉपीज़ उसकी बिक चुकी है, ये बताना होता है, जो सी भी आपने बुक सेलेक्ट करी है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कैसे दिया गया है कि यू कैन विन इज़ अ बुक बाय दिस, तो ऑथर का नेम आ गया और ऑथर के क्या-क्या डेज़िग्नेशंस हैं। एक ऑथर कई सारे डेज़िग्नेशन रख सकता है। जैसे प्रियंका चोपड़ा भी एक ऑथर हैं, लेकिन वो उसके साथ कई कई सारी चीज़ें हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं एंड ऑल। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑथर के क्या डेज़िग्नेशंस है, ये आपको पहले से पता होना। जो बुक आप तैयार कर रहे हो, आप देख लो कोई गूगल पे कि उसके और क्या-क्या डेज़िग्नेशंस और किस-किस फ़ील्ड में वो हैं। तो वहाँ पे कॉमा करके आपको इस तरीके से लिखना होता है। द रिनाउंड ऑथर, रिनाउंड मतलब होता है फेमस, एजुकेटर हैं, ये बिज़नेस कंसल्टेंट है, जो जो इनके डेज़िग्नेशंस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपका जो ऑथर है, उसका आप डेज़िग्नेशन लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको ये ज़रूर बताना होता है कि ये बुक जो है वो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, अगर नहीं है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे है तो अपना लिख दो नेशनल बेस्ट सेलर, ओके। और कितनी कॉपीज़ उसकी सेल हो चुकी है, ये आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए, वहाँ पे आप लिखोगे। और ऐसे ही आप कोई बुक उठाएँगे जो वाक़ई मोस्ट सोल्ड हो, राइट? जो जिसको लोग जानते हों अच्छे से, ओके?
ये हो गया आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ रखना है आपको, वो भी शॉर्ट रखना है, बहुत लेंथी नहीं रखना है। जैसे पीछे मैंने बताया था फिल्म रिव्यू में सेकंड पैराग्राफ क्या था हमारा, आउटलाइन ऑफ द स्टोरी या प्लॉट, आपको थीम कवर करनी होती है, राइट। यहाँ पे क्या करना है आपको, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि बुक आपकी कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई स्टोरी हो, नहीं। आपको कैसे लेनी है, जिसमें जो इंस्पिरेशनल हो, क्योंकि इसी में आप कम से कम लिख पाओगे, स्टोरी वाली बुक में इतना नहीं लिख पाओगे, राइट। तो कुल मिला के सेकेंड पैराग्राफ में आपको कंटेंट क्या है उस बुक का, कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, क्योंकि कोई भी मोटिवेशनल बुक अगर आप उठाओगे, इंस्पिरेशनल बुक उठाओगे, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो बात करते हैं, उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर बुक है इसका क्या कंटेंट है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे लिखा गया इट हैज 8 चैप्टर्स डील विद दिस टॉपिक्स, ओके। इसका साथ साथ आपको कंटेंट एक ही लाइन में बताना है, इसको बहुत लंबा करके नहीं बताना है आपको, राइट। और कंटेंट के साथ इसका कोहेसिवनेस बतानी। कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि किस तरीके से ऑथर ने इन सारे टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज तरीके से अपने बुक में रखा है, जिससे जो रीडर है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, ल्यूसिड स्टाइल से लिखा हुआ है उसने, ठीक है। तो इतनी ही चीज आपको लिखनी है सेकेंड पैराग्राफ में। क्या लिखना है, कंटेंट और वो कितना ऑर्गेनाइज तरीके से है। यही चीज मैं आपको दिखा देती हूँ हिंट में, जो पेज नंबर 75 में जो हिंट दी गई है उसमें आपसे यही बोला गया है कि आपका टाइप ऑफ द बुक हो गया पहला, जो हम कवर कर चुके, जॉनरा में आप लिख दोगे टारगेट रीडरशिप, हमने इसको कवर कर लिया किसमें, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। टारगेट रीडरशिप का मतलब है कितनी कॉपी सेल हो चुकी हैं, कितनी नेशनल लेवल पे सेल सोल्ड है या इंटरनेशनल लेवल पे सोल्ड है, ये हो गया उसका टारगेट रीडरशिप, ओके। जो कंटेंट कोहेसिवनेस ऑफ द कंटेंट है, ये एक ही में आपको लिखना है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया, ओके। ये होता है आपका सेकेंड पैराग्राफ, जो आपको शॉर्ट में ही लिखना है। तो थर्ड पैराग्राफ में क्या रखना है आपको, थर्ड पैराग्राफ में उसको अप्रिशिएट करना है उस बुक को। अप्रिसिएशन नोट में आपको क्या कवर करना है, जो हिंट्स में आपको दिया होगा। यहाँ पे क्या दिया गया, इन्फॉर्मेटिवनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंटेंट। किसी बुक को अप्रिशिएट करने के यही तरीके हो सकते हैं। और आपको जो एग्जाम में हिंट्स आएगी वो इसी से मिलती जुलती आएगी, ओके। मतलब जो आप प्रिपेयर करके जाओगे वो मैच हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी। अगर नहीं होती, बाई चांस अगर कुछ नई चीज दे दी है, तो एक दो लाइन आप वहां पे ऐड कर सकते हो, जो आपने पहले से तैयार कर रखा है उसमें ऐड कर दो, ओके। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको बताना है कि जो थर्ड पैराग्राफ में, कि बुक कितनी इंफॉर्मेटिव है, राइट, कितना उससे कुछ हासिल किया जा सकता है। और बुक की ऑथेंटिसिटी क्या है, यानी जो कंटेंट है बुक का वो ओरिजिनल है, कहीं से कॉपीड नहीं है। ऑथर के अपने ऐसे थॉट्स हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, राइट। तो ये चीज मॉडल रिव्यू में किस तरीके से बताया गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाया गया, द बुक हैज अ कॉमन सेंस अपील, इंड्यूसेस द रीडर टू रेफर इट टू अगेन एंड अगेन। तारीफ है ये, राइट। और एक ऐसा कॉमन सेंटेंस है, ये आप अपनी बुक के लिए भी लिख सकते हो कि ये जो बुक है एक अट्रैक्ट करती है रीडर को, उसको बार बार पढ़ने पे मजबूर करती है। सेकेंड लाइन भी बहुत ज्यादा नो ऐसी है, कॉमन है, कि आप भी इसको कॉपी कर सकते हो, आपकी कोई भी बुक हो। जैसे कि ये जो बुक है वो रीड एंड फॉरगेट टाइप नहीं है, बल्कि बिल्डिंग मैनुअल है रीडर के लिए, राइट। तो इस तरीके से आपको लिखना है, उसके अप्रिसिएशन नोट देना है। अप्रिसिएशन नोट में आपको हिंट्स पे फोकस करना है कि क्या क्या पूछा गया, इन्फॉर्मेटिवनेस पूछी गई है तो आप उसके बारे में लिखिए कि कितना इन्फॉर्मेटिव है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे मिल रही है, राइट। ओरिजिनलिटी है बुक में, ऑथेंटिसिटी जिसको यहाँ पे हिंट में दिया गया है। तो इस तरीके से आपको थर्ड पैराग्राफ में यही बताना होता है। लास्ट पैराग्राफ बिल्कुल वही होता है जो फिल्म रिव्यू का था। क्या था वहां पे, आपको बताना है कि ये क्यों मस्ट वॉच मूवी है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इसका मैसेज है और क्यों उसको पढ़ा जाना चाहिए। तो ओवरऑल इंप्रेशन कह लो चाहे इसको, चाहे ये कह लो कि क्या मैसेज मिल रहा है, क्यों मस्ट वॉच है। तो लास्ट पैराग्राफ में आपको यही बताना होता है। एक चीज और जो ध्यान रखनी है आपको लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, बुक रिव्यू में स्पेशली, आपको एक प्रोवर्ब पहले से तैयार करना है, एक मैगजीन या फेमस कोटेशन हो जो आपकी बुक से रिलेट करता हो, आपकी बुक का जो कंटेंट है उससे रिलेट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल में दिया गया है कि जैसे कि वॉशिंगटन इरविंग ने बोला कि जो ग्रेट माइंड्स होते हैं उनके पर्पसेस होते हैं और दूसरे केवल विश करते रह जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को इस ऑथर ने जो है समझाया है। तो ऐसे ही आपको भी आपकी जो बुक है उससे रिलेटेड, आप क्योंकि आप पहले से तैयार कर रहे हो इस किसी बुक के बारे में, तो आपको तो पता होगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर है। तो आप फेमस कोट उससे रिलेटेड करके आप सर्च कर लो, जो आपको बढ़िया लगे वो आप प्रेस से प्रिपेयर कर लो, उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इन सब चीजों से, ओके। और लास्ट में से यहाँ पे लिखा है द बुक इज अ मस्ट रीड फॉर ऑल दोस हु वांट टू बी विनर्स। आप भी लिख सकते हो फॉर ऑल दोस हु वांट टू बी, जो भी वहां पर आपकी बुक से रिलेट करता हो। यहाँ पे विनर्स के बारे में, यू कैन विन जो बुक है,
तो आपकी बुक जो कहती है वो आप वहाँ पे लिख सकते हो, फॉर ऑल दोज हु करके उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा बुक रिव्यू। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले आपको मिडिल ऑफ द पेज बुक का नेम लिखना है, ऑथर, पब्लिशर, पेजेस, प्राइस और जॉनरा या टाइप ऑफ द बुक लिखना है। इसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको केवल बताना है ऑथर के बारे में, ऑथर के डेजिग्नेशन के बारे में और टारगेट रीडरशिप बतानी है, कितनी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है ऑल, किस लेवल पे बुक बिक रही है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। इसके बाद आपको क्या बताना है, कंटेंट क्या है, यानी कितने उसमें चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स नहीं तो टॉपिक्स हैं, राइट, और कितना ऑर्गेनाइज तरीके से उसको लिखा है। ओके, ये हो गया सेकंड पैराग्राफ, वो जो कि छोटा रहता है। थर्ड पैराग्राफ में आपको तारीफ करनी है, अप्रिसिएशन देना है, कितनी वो इन्फॉर्मेटिव है और कितनी ऑथेंटिसिटी है उस बुक में, राइट। और लास्ट में आपको क्या करना है, एक ओवरऑल इंप्रेशन यानी मैसेज देना है और एक लास्ट पे लाइन लिख दीजिएगा कि ये बुक मस्ट रीड है उन लोगों के लिए जो ऐसा करना चाहते हैं, ये अचीव करना चाहते हैं। ओके, तो ये 4 टॉपिक्स आप पहले से वर्ड बाय वर्ड प्रिपेयर कर सकते हो, डायरेक्टली जाके लिख सकते हो। अब बचे जो 4 टॉपिक्स हैं, इसको आप पहले से वर्ड बाय वर्ड तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसका पैटर्न आपको प्रिपेयर करना होता है, राइट? तो अब ऐसा नहीं करेंगे आप सीधे एग्ज़ाम में जाके रिपोर्ट राइटिंग लिखने बैठ जाएँगे, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं, 15 मार्क्स का आपका आता है। बहुत आप अगर बेकार लिख के आओगे, पॉइंट्स को दिमाग में नहीं रखोगे तो आपको 5-7 मिलेंगे, तो आप सीधे-सीधे 8 मार्क्स गँवा दोगे, जिससे आपका जो टोटल स्कोर है वो बहुत नीचे चला जाएगा। तो रिपोर्ट राइटिंग वर्ड बाय वर्ड तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, आप इसमें कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग्स के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कैसे आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस तरीके का पैटर्न होता है, क्या आपको दिमाग में रखना है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, तो दिए गए इवेंट या इवेंट्स का जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो सकता है, उसका रिकॉर्ड। अब उस रिकॉर्ड में बहुत टू द पॉइंट आपको लिखना होता है कि कैसे वो इवेंट हुआ, ओके, कब हुआ, किस तरीके से हुआ पूरा, यही पूरा आपका रिपोर्ट कहलाता है। तो जो आपके एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग आता है बेटा, वो 3 कैटेगरीज होती हैं रिपोर्ट राइटिंग पूछने की। या तो आपसे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखवाते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट पूछी जाएगी, या फिर एक ट्रैवल ब्रोशर लिखने को आ सकता है, जो दूसरी कैटेगरी होती है। ट्रैवल ब्रोशर का मतलब क्या होता है, ब्रोशर भी एक इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे ट्रैवल ब्रोशर का मतलब ये हुआ कि कोई एक टूरिस्ट स्पॉट आपको देंगे वो, जैसे राजस्थान हो गया, केरल हो गया, कश्मीर हो गया, जो जहाँ घूमने की अच्छी जगहें होती हैं, ऐसे आपको एक प्लेस देंगे। इसके बारे में आपको इसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसको हम लोग कहते हैं ट्रैवल ब्रोशर, ठीक है? जैसे आप कहीं पे कोई जाते हो, एक आपको ब्रोशर पकड़ाया जाता है जिससे आपको उसके डिटेल्स पता चलती हैं। तो ऐसी उस पर्टिकुलर स्पॉट को जब ट्रैवल करेगा कोई इंसान, उसके बारे में पता कर पाए वो उस ब्रोशर के ज़रिए, ऐसा आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है, ऐसा रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये हो गया आपका सेकंड कैटेगरी ट्रैवल ब्रोशर की, ओके? जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है कल्चरल प्रोग्राम की रिपोर्ट लिखना होता है। इसी को हम लोग इस तरीके से भी बोलते हैं रिव्यू ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। तो रिव्यू ऑफ कल्चर प्रोग्राम या फिर रिपोर्ट ऑन सम कल्चर प्रोग्राम, दोनों एक ही बात होती है। तो 3 कैटेगरीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली क्या हो गई, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, या फिर क्या हो गई ट्रैवल ब्रोशर, या फिर क्या हो गई रिपोर्ट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है? अब देखिए जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आती हैं, इसमें भी 4 कैटेगरीज़ हो सकती हैं। ठीक है, 4 तरीके की न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती हैं। आप अखबार भी उठाओगे तो आपको 4 तरीके की ही रिपोर्ट मिलती है वहाँ पे। या तो आपसे क्राइम रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट लिखने को आएगी, ठीक है? जैसे कहीं चोरी हो गई है, चेन स्नैचिंग हो गई, झगड़ा हो गया कहीं क्वारल, ठीक है? मर्डर हो गया किसी का, या फिर एक्सीडेंट रिपोर्ट आपको रिपोर्ट बनानी होगी। जैसे कहीं टक्कर हो गई है, आग लग गई है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, या फिर स्पोर्ट्स रिपोर्ट लिखने को आती हैं। जैसे एनुअल स्पोर्ट्स डे को कवर करना है आपको, क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है कहीं, हॉकी मैच हुआ है कहीं। इसके अलावा इवेंट्स के भी कभी-कभी आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने को आती है। जैसे कॉन्फ्रेंस हुई है कहीं पर, इनॉग्रेशन हुआ है किसी जगह का, पार्टीज़ के बारे में लिखने को आ गया, बुक रिलीज़ के बारे में लिखने को आ गया। तो इवेंट्स भी कवर किए जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। अंडरस्टैंडिंग? तो ये 4 तरीके की न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो पूछी जाती हैं वो क्राइम रिपोर्ट या स्पोर्ट रिपोर्ट आपको लिखने को आती हैं, ठीक है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में से। वैसे कल्चरल प्रोग्राम भी बहुत बार पूछा गया, 2018 में भी आया है कल्चरल प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखने को अगर आएगी, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले
एक बात आपको ध्यान रखनी है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में चाहे क्राइम रिपोर्ट आए, एक्सीडेंट रिपोर्ट आए, स्पोर्ट्स रिपोर्ट आए, चाहे इवेंट्स आएँ, आपको ध्यान ये रखना है कि जो पैराग्राफ्स बनाने हैं, वो छोटे-छोटे बनाने हैं। मतलब कि जो स्टोरी लिखने के जो पैराग्राफ्स होते हैं, कॉम्पोज़िशन के जो पैराग्राफ्स होते हैं, वो काफ़ी लेंथी होते हैं ना, आपको यहाँ पर वो लेंथी पैराग्राफ्स नहीं लिखने। 3, साढ़े 3 लाइन्स, 4 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं? क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग बहुत टू द पॉइंट लिखी जाती है और सेंटेंसेस भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा जो सेंटेंसेस आप फ़ॉर्म करोगे, आप ये ध्यान रखोगे कि छोटे-छोटे सेंटेंसेस आप ना लिखो। एक बड़ा सेंटेंस लिखो जिसमें कई सारी चीज़ें आप कवर कर पाओ, एक साथ कवर कर पाओ। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है क्या कि पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, ओके? इसके बाद आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपना पर्सनल डायलॉग कुछ नहीं लिखने हैं, सीधे जो इवेंट पूछा जा रहा है टू द पॉइंट आपको डिटेल देनी है, ठीक है? 2 मॉडल्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना है। तो कोई सी भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट आ जाएगी, आपको 2 ही बात दिमाग में रखनी है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है और फिर उसकी डिटेल्स देनी है, ठीक है? यानी एक जो पैराग्राफ होगा 3 लाइन्स का या साढ़े 3 लाइन्स का, वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा आपका, ठीक है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है, वो देखिए। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको ये जो WH वर्ड्स के जो आंसर्स हैं, वो आपको देने हैं। WH वर्ड्स यानी हू, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ यानी जो भी इवेंट हो रहा है वहाँ पे, वो आपको बताना है या इवेंट जो एक्शन हो रहा है। तो किसने वो एक्शन किया, राइट? व्हाट ही डिड उसने ऐसा हुआ क्या? उसके बाद वेयर कहाँ हुआ वो, व्हेन डेट टाइम आपको मेंशन करना होगी, व्हाई का मतलब है कि ऐसा क्या रीज़न था कि जिसकी वज़ह से वो इवेंट हो पाया। जैसे मान लीजिए कहीं चोरी हो गई, तो घर वाले कहाँ थे उस वक़्त, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से हाउ कैसे हुआ, कितने लोग थे वहाँ पे, कैसे हो पाया वो। तो इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको एक सिंगल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, वो भी बहुत छोटा पैराग्राफ में आपको देना है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि मैम इतने सारे क्वेश्चन का आंसर छोटे से पैराग्राफ में किस तरीके से दे सकते हैं हम, ठीक है? तो वो आप देख सकते हो अपनी बुक में जो मॉडल्स दिए गए हैं, उससे आप हिंट ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टोटल इंग्लिश इस बार की जो क्लास 12th आईएससी है, इसमें एक क्राइम रिपोर्ट का मॉडल दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो भी आपको रिपोर्ट दी जा रही है, क्राइम रिपोर्ट हो चाहे एक्शन रिपोर्ट हो, आपको एक टाइटल बनाना होता है। अखबार में भी जब आप देखते हो न्यूज़पेपर में, एक हेडिंग दी होती है ना, इस तरीके से आपको भी टाइटल हेडिंग देनी है और जो हेडिंग होगी यहाँ भी आपको मिडल ऑफ द पेज ही लिखनी है, ठीक है? मिडल ऑफ द पेज पे लिखने के बाद, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको 2 लाइन्स देनी होती है, रिपोर्टर का नाम लिखना होता है, सिटी, कॉमा करके डेट मेंशन करनी होती है। अब आईएससी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको कहीं भी अपना नाम मेंशन नहीं करना होता है, इवन पर्सनल प्रोफाइल भी आता है, तो वहाँ पे लिखा होता है, यू आर नितिन और नीता। इस तरीके से आता है कि आप या तो नितिन बनकर अपना पर्सनल प्रोफाइल दीजिए या नीता बनकर, लड़की हैं तो नीता बन के पर्सनल प्रोफाइल दीजिए। आपको इतने गधे बच्चे होते हैं कि वहाँ पे वो नितिन, नीता दोनों को मेंशन कर देते हैं, ठीक है? ये सब भी होता है। तो कुल मिला के फिलहाल जब आपको अपना नाम नहीं लिखना है तो व्हाट विल यू राइट हियर? आप लिखोगे रिपोर्टर XYZ या रिपोर्टर ABC, ओके? इसके बाद नीचे लिखोगे सिटी, कॉमा करके डेट मेंशन करोगे। तो ये तो हो गई कॉमन सी चीज़ जो आपको हर टाइप के रिपोर्ट में करनी है। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में WH वर्ड्स कैसे कवर करने हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक ज्वेलर्स हाउस में चोरी हुई है, उसपे एक रिपोर्ट लिखनी है, तो इन्होंने देखो किस तरीके से कवर किया है। इन्होंने लिखा कि थीव्स डिकैम्प्ड, डिकैम्प्ड का मतलब होता है अचानक से कहीं से भाग जाना। तो हू यहाँ पे सवाल है, तो किसने वो एक्शन किया? चोरों ने, तो थीव्स उसका आंसर हो गया। थीव्स डिकैम्प्ड क्या किया? ज्वेलरी, वैल्यूएबल एंड कैश वर्थ लेके वो भाग गए। कहाँ से? फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ दिस। कहाँ पे घर है? इन सेक्टर 40, राइट? कैसे किया, क्यों किया? द फैमिली वाज अवे इन दिल्ली हॉस्पिटल वेयर अ रिलेटिव वाज एडमिटेड। तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा सेंटेंस है, थीव्स डिकैम्प्ड से लेकर लुधियाना तक आप देख सकते हो एक पूरा सेंटेंस है और इसमें उन्होंने कॉमा कॉमा करके चीजों को कंपाइल किया है। अब बच्चे कैसे लिखते हैं? सेंटेंसेस को छोटा-छोटा करके लिखते हैं, जैसे कि थीव्स एंटर्ड द हाउस या ब्रोक इनटू द हाउस एंड दे डिड दिस, दे डिड दैट। इस तरीके से आपको नहीं करना, बहुत कॉमन सी लैंग्वेज नहीं लिखनी जिससे हम लोग बोलचाल में बोलते हैं। नो, नॉट एट ऑल। आपको थोड़ा-सा इस तरीके से लिखना है कि छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन को आप पूरा एक बड़े सेंटेंस में कवर कर पाओ। तो आई विश आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, चाहे एक्सीडेंट रिपोर्ट आएगी आपकी, चाहे क्राइम रिपोर्ट आएगी आपकी, तो वहाँ पे आप उसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को में WH वर्ड्स कवर करने होते हैं, ठीक है?
अब इसके बाद कैसे आपको बढ़ना है, ये डिपेंड करता है आपकी दी गई हिंट्स पर, क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है डायरेक्टेड राइटिंग का जिसको आप पहले से यहाँ से तैयार करके जाओगे, नहीं, आपको वहीं पर हिंट्स फोकस करनी है, राइट। अब आपको देखना है कि कितनी हिंट्स मुझे दी गई हैं, ठीक है, आपको ये फोकस करना है। क्या मुझे बहुत ज़्यादा हिंट्स दी गई हैं? अगर बहुत ज़्यादा हिंट्स दी गई हैं तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको 4 से 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं। आप पहले से डिसाइड लिखना चालू नहीं करोगे, पहले रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है रिपोर्ट राइटिंग में, दिमाग में बनाया जाता है। आप पीछे का जो लास्ट पेज होता है वहाँ पे आप ऊपर रफ वर्क डाल के वहाँ पे एक शॉर्ट स्टाइल में लिख सकते हो कि क्या-क्या आपके दिमाग में आ रहा है। तो आप ये लिखोगे कि ये और ये हिंट्स मुझे 1 पैराग्राफ में करनी है, ये 3 हिंट्स मुझे 1 पैराग्राफ में करनी है, ये 2 हिंट्स मुझे 1 पैराग्राफ में करनी है। इस तरीके से आप कंपाइल करोगे। आप माइंड मेकअप पहले करोगे वहाँ पे कि मुझे इतने हिंट्स को इस पैराग्राफ में कवर करना है। एक-एक हिंट पे सोचिए 2-2 लाइन्स या 1-1 लाइन बहुत है, ठीक है? बस बहुत यही तरीका होता है रिपोर्ट राइटिंग लिखने का बेटा, कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में डब्ल्यूएच वर्ड्स कवर कर दो, फिर जो ग्रेजुअली बढ़ोगे वो डिपेंड करता है आपके हिंट्स पर। आप ये डिसाइड करो कि मुझे कितने हिंट्स को किस पैराग्राफ में कवर करना है, और एक-एक हिंट पे 2-2 लाइन्स अपने दिमाग में सोचिए। पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है? नेक्स्ट हिंट को किन 2 लाइन से मुझे लिखना है, नेक्स्ट हिंट को किन 2 लाइन से मुझे लिखना है, इस तरीके से आपका एक पैराग्राफ कवर होगा। और ध्यान रखना है कि 300 वर्ड्स में ही आपका पूरा रिपोर्ट राइटिंग तैयार होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे जो क्राइम रिपोर्ट दिया गया है, इसको मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो नहीं आने से रहा आपका, ज़रूरी नहीं कि यही आ जाएगा कि ये एक ज्वेलर के घर में चोरी हुई है, इस पे रिपोर्ट लिखिए। रिपोर्ट राइटिंग अगर आएगा तो कुछ भी आ सकता है। तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको करना क्या है, ओके? तो आप यही पैटर्न फ़ॉलो करिएगा। प्लीज़ आप पहले से लिखना मत स्टार्ट करिएगा, आपके मार्क्स लूज़ होने ही होने हैं। आप पहले रफ ड्राफ्ट दिमाग में तैयार करिए, 5 से 10 मिनट आप अपने को दीजिए। सोचिए कि इस हिंट में मुझे क्या लाइन आ रही है, ये 3 हिंट मुझे इस पैराग्राफ में करनी है, 4 पैराग्राफ लिखने हैं या 5 पैराग्राफ लिखने हैं, और इतने वर्ड्स में ही 300 वर्ड्स लिमिट मुझे दिमाग में रखना है। तो रिपोर्ट राइटिंग का जो फर्स्ट कैटेगरी था न्यूज़पेपर रिपोर्ट, वो हमने कवर किया। अब जो सेकंड कैटेगरी होती है कल्चर प्रोग्राम का रिपोर्ट, और इसी को हम लोग जानते हैं रिव्यू ऑफ कल्चर प्रोग्राम। दोनों एक ही चीज़ है, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है पैराग्राफ्स के छोटे होने की। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है, उसमें एक बाउंडेशन है कि आपके पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। आप कई सारे पैराग्राफ रखिए लेकिन छोटे पैराग्राफ रखिए, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे जो कल्चर प्रोग्राम पे जो रिव्यू लिखी जाती है या रिपोर्ट लिखी जाती है, या आप उसको 3 पैराग्राफ में कवर कर सकते हो, 4 पैराग्राफ में कवर कर सकते हो, लेंथी आप पैराग्राफ रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 4 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए। अब कोई सा भी कल्चर प्रोग्राम आ जाएगा, उसमें वो बदल-बदल के आपको हेडिंग्स देंगे, लेकिन मेन जो चीज़ें लिखी जाती हैं किसी भी कल्चर प्रोग्राम में, वो ये 6 चीज़ें ही होती हैं। सबसे पहले डेट एंड वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम लिखा जाता है। उसके साथ-साथ इनॉग्रेशन बाय अ चीफ गेस्ट। उसके बाद इसकी एंटरटेनिंग वैल्यू क्या है, यानी क्या-क्या वहाँ पर अवेलेबल है जिससे मज़ा आ सकता है। उसके बाद अलग जो ख़ास तौर पे जो फीचर्स, अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स या प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स क्या हैं, या ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, लास्ट में आपको रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस लिखना चाहिए, राइट? तो ये 6 पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं 6 पॉइंट्स को घुमा-फिरा के आपको अलग-अलग तरीके से देते हैं। अब यहाँ पे जो आईएससी क्लास 11th में एक कल्चर प्रोग्राम का रिव्यू दिया गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आउटलाइन्स में दिया गया है डेट एंड वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम इनॉगरेशन, उसके बाद डिवीजन ऑफ द एरिया इनटू पवेलियंस एंड द डेकोरेशन, द गुड्स अवेलेबल इन डिफरेंट पवेलियंस। अब देखिए, अब वही जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, ये 6 चीज़ें होती हैं, इन्हीं 6 चीज़ों को उन्होंने एक्सपेंड करके लिख दिया है। तो कल्चर प्रोग्राम अगर आएगा तो उसमें डरिएगा बिल्कुल नहीं, सबसे अच्छा यही होता है, लिखने लायक चीज़ ही होती है। आपको केवल वही पैटर्न अपनाना है जो पीछे बार-बार रिपीट करती आ रही हूँ, कि जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, वो यहाँ पे कोई कैद नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ, छोटा रखना है नहीं, आप बड़ा रख सकते हो। बट एक चीज़ आपको दिमाग में वही रखनी है कि जो सेंटेंसेस आप बनाओगे, वो बिग होने चाहिए आपके। कई सारे पीसेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप एक ही जगह पे कंपाइल करेंगे, राइट? अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं इसी चीज़ का। जैसे यहाँ पे डेट एंड टाइम, डेट, वेन्यू, प्रोग्राम और इनॉगरेशन, इन्होंने एक साथ लिख रखा है एक लाइन में। जैसे आप देख सकते हो, A 10-day national cultural festival held at this place और from this date to this date was inaugurated by this। तो आपने देखा कि डेट, वेन्यू, इनॉग्रेशन एक ही लाइन में उन्होंने लिखा है। आपको भी यही कोशिश करनी है, राइट? इस तरीके से नहीं लिखना है एकदम बच्चों जैसे उसमें स्टैंडर्ड में कि देयर वाज अ 10-day नेशनल कल्चर फेस्टिवल, इट वाज हेल्ड दिस। नहीं, इस तरीके से नहीं लिखना है आपको, राइट? आप थोड़ा-सा क्लॉजेस बनाइए, फिर उसको लिखिए। तभी मैं बार-बार बोल रही हूँ कि एक रफ ड्राफ्ट आपको तैयार करना है अपने माइंड में। देखिए बच्चा,
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आता है ये डायरेक्टेड राइटिंग और 10 मार्क्स का प्रपोजल आता है उसके बी पार्ट में, इसमें सबसे ज्यादा टाइम आपको मिलता है 55। वो कहते हैं कि आपको पता है ना कि टाइम और लिमिट वो पहले से आपको दे देते हैं कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाइए, इस क्वेश्चन में इतना टाइम दीजिए। तो 55 मिनट्स आपको देते हैं। सबसे ज्यादा टाइम क्वेश्चन नंबर 2 में ही दिया जाता है, राइट। तो 55 मिनट्स इसीलिए देते हैं वो कि उनको भी पता है कि अ, ऐसा टॉपिक है जो बच्चे ने पहले से प्रिपेयर नहीं किया है, वो हिंट्स को देख कर लिखेगा। तो ऑब्वियसली पहले पहले उनको भी पता है कि बच्चा रफ ड्राफ्ट पहले बनाएगा, पहले वो फैक्ट लेके आएगा अपने दिमाग में कि मुझे लिखना क्या है, राइट। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो डायरेक्ट राइटिंग है और आपका जो कॉम्पोजिशन है, इसकी प्रैक्टिस आप करके जाइए। आप ये मत सोचिए कि बस पढ़ लिया या देख लिया कि किस तरीके से करना है और वहां जाके लिख रहे हो। एक दो चीजें तो आपको लिखनी ही चाहिए। लिखना पसंद नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपनी वोकैबलरी एनरिच कर लो, वोकैब्स नोट कर लो, प्रोवर्ब्स नोट कर लो, एक जगह कुछ तो नोट्स बनाओ यार। ये नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगी आपको। 15 मार्क्स से ग्रामर के लिए आप दिन भर मेहनत करते रहते हो, आना वो 15 में से आप 8 9 भी ले आओगे, 10 भी ले आओगे, आ जाते हैं आराम से, इतने भी गलत नहीं होते हैं। 5 6 मार्क्स में मैं मान सकती हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन जहाँ से आपको मार्क्स अचीव करना है उसी के लिए आप मेहनत नहीं करते हो। तो बेटा इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा, ठीक। तो फिलहाल वापस आते हैं कि क्या कैसे करना है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें हिंट्स बहुत ज्यादा दी जाएंगी। ध्यान रखिएगा कल्चर प्रोग्राम में सबसे ज्यादा हिंट्स दी जाती हैं, क्योंकि आपको इसको एक प्रोग्राम को ऑब्जर्व करना है, क्या क्या उसके कॉर्नर्स हैं क्या है, तो उसलिए वो हिंट्स ज्यादा देते हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि इतने पैराग्राफ में कितने हिंट्स कवर करनी है, और उस हिंट्स पे आपको हर हिंट्स को कवर करना है, 2 3 लाइन्स हर हिंट की आपको रखनी है, ठीक है। इसके बाद टॉपिक बचता है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग भी कई बार आया है, पिछले 4 5 सालों में तो नहीं, लेकिन हाँ पूछा जरूर गया है एक आध बार, ठीक है। तो हो सकता है आ जाए। तो आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से लिखा जाएगा वो देख लीजिए आप। इसको भी आपको पैराग्राफ्स में ही लिखना होता है, और यहाँ पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं। बाउंडेशन केवल किसमें है, रिपोर्ट राइटिंग में, राइट। यहाँ पे आप पैराग्राफ्स बड़े कर सकते हो, लेकिन दिमाग में आपको वही रखना है कि 300 वर्ड्स में कवर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अलग से क्या ध्यान रखना है आपको, जो भी आर्टिकल दिया जा रहा है, यानी जिस इशू पर आर्टिकल ज्यादातर आता है, इंडिया के इश्यूज पर, प्रॉब्लम्स पर। जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे दिया गया है, द राइजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेमेडीज। ये हिंट्स दी गई हैं आपको, इस पर आपको एक आर्टिकल तैयार करना है। इस तरीके से एक और है, इंडिया एज अ सिंगल यूनिट, एक्सट्रीम्स इन एवरी स्फेयर, फिजिकल फीचर्स क्या है इसके, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स एंड हैव नॉट्स का मतलब होता है गरीब अमीर। हैव्स मतलब जिनके पास है सारी चीजें, हैव नॉट्स जो गरीब हैं बेचारे। तो आप देख सकते हो कि जो कॉमन वोकैबुलरी होती है उसकी जगह पे वो खुद आपको हिंट्स में अच्छे वर्ड्स दे रहे हैं, तो उसका मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप जो वोकैबुलरी यूज करिए वो स्टैंडर्ड उसका मेंटेन करके चलिए। तो ये आर्टिकल राइटिंग में वोकैबुलरी ही मायने रखती है, वरना आर्टिकल राइटिंग तो क्लास 8 से लिखना स्टार्ट करवा दिया जाता है, इवन क्लास 7 से स्टार्ट करा दिया जाता है। तो ये जो टॉपिक है अगर हम क्लास 8 के बच्चे को देंगे तो लिख तो वो भी लेगा, राइट, क्लास 9 का भी स्टूडेंट लिख लेगा। लेकिन जब आप लिखोगे तो क्या डिफरेंस होना चाहिए, ऑब्वियसली जो राइटिंग स्टाइल है आपका वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा आपको, राइट। कुछ भी नहीं लिख दोगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि पहले दिमाग में रफ ड्राफ्ट लेके आइए, यू कैन राइट, आसान हो जाता है, राइट। तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि क्या मुझे हिंट्स दी गई हैं। अगर ज्यादा हिंट्स है, पहले आप ये डिसाइड कर लो कि कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं। ये नहीं कि आप लिखते चले जा रहे हो फिर सोच रहे हो कि कितने वर्ड्स हुए मेरे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको बेटा, ठीक है। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप अगर प्री प्लानिंग करके चलो तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऐसे ही जाके लिख दोगे तो भाई फिर मार्क्स आपके कटने ही कटने हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि मैम लैंग्वेज में स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो पहले से। तो ऐसा माइंड मेकअप करके चलो कि मुझे 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं अगर, तो 4 पैराग्राफ्स में से इन हिंट्स में 2 हिंट्स को कौन से पैराग्राफ में रखना है, 2 हिंट्स को किस कौन से पैराग्राफ में रखना है, ग्रेजुअली मुझे कैसे पढ़ना है, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सट्रीम्स वाला जो पूछा गया आर्टिकल इंडिया के एक्सट्रीम्स पर। तो यहाँ पे वोकैबुलरी यूज हुई है, वेल मार्क्ड, पैराडॉक्सेस, जक्सटापोज्ड, वाइब्रेंट। तो ये आप देख सकते हो कि वेल मार्क्ड का मतलब क्या होता है, क्लियर, राइट। आप यहाँ पे क्लियर भी लिख सकते थे, लेकिन क्लियर की जगह वेल मार्क्ड लिखना, दैट मेक्स डिफरेंस। इस तरीके से पैराडॉक्सेस क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस। तो कॉन्ट्राडिक्शंस इज अ कॉमन वर्ड दैट कैन बी यूज्ड बाय क्लास 9th स्टैंडर्ड आल्सो, राइट, बट राइटिंग पैराडॉक्सेस इज सुटेबल। जक्सटापोज्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, लाइवली, फुल ऑफ लाइफ। ओके, इंडिया इज अ वाइब्रेंट कंट्री। तो ये आप देख सकते हो, मैंने एक हिंट दी है आपको कैसे वोकैबुलरी इन्होंने यूज करी है।
तो आप थोड़ा-सा अपना वोकैब्युलरी में स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलिएगा। ऐसे एक और पैराग्राफ जो दिया गया है पॉपुलेशन पर, उसमें देख सकते हो आप टिकिंग, ओके, डेमोग्राफिक क्राइसिस, लीडिंग कॉजेस, टबू, ये सारे वर्ड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। टबू का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऐसी प्रथा चली आ रही है या किसी रिलीजन का कोई कस्टम है जो किसी पर्टिकुलर चीज को मना करता है, बैन लगाता है, उसे कहते हैं टबू, राइट। यहाँ पे बात हो रही है पॉपुलेशन की, तो फैमिली प्लानिंग कंसीडर करना ये टबू समझा जाता है, राइट। ये इसको बैन किया हुआ है पुरानी कस्टम्स की वजह से। टिकिंग, टिकिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग, पल्सेटिंग। तो टिकिंग आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग की जगह। डेमोग्राफिक क्राइसिस का मतलब क्या? डेमोग्राफिक वर्ड यूज होता है, ये तो शायद आपको पहले से पता हो, सोशल में आपने बहुत पढ़ा हो, राइट। पॉपुलेशन काउंट। तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना है, थोड़ा सा एनरिच करनी है अपनी वोकैब्युलरी। तो आर्टिकल राइटिंग में आपको ध्यान बस यही रखना है कि आपको एक हेडिंग देनी है, मिडिल ऑफ द पेज लिखना है और 4 पैराग्राफ ज़्यादातर लिखिए आप। बड़े पैराग्राफ आप लिख सकते हो, बस आपको एनरिच वोकैब्युलरी रखनी है और सारे हिंट्स को कवर करना है। लास्ट टॉपिक आपका बचता है स्पीच राइटिंग का। तो स्पीच राइटिंग कैसे लिखी जाती है? तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को आपको मिडिल ऑफ द पेज हेडिंग बनानी है। इसके बाद सबसे पहले आपको लाइन ऑफ एड्रेसिंग लिखनी होती है। जैसे बाकी सब में हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रखते हैं, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहाँ पे भी होगा, बट उससे भी पहले आप क्या करोगे, एक आप एड्रेसिंग लाइन लिखोगे, क्योंकि स्पीच क्या होती है? बोलने की चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है लिखने की, स्पीच कैसे लिखी जाती है। ऑब्वियसली पहले स्पीच बोलने से पहले स्पीच इंसान लिखता है ना, तो वो आप लिखोगे। तो सबसे पहले वो एड्रेसिंग लाइन आपको लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। अब आप इसको और ब्यूटीफाई करना चाहते हो, ऑनरेबल प्रिंसिपल करना चाहते हो, या माय डियर फ्रेंड्स लिखना चाहते हो, कुछ और ऐड करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि स्पीच राइटिंग के लिए 2 तरीके के टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है? एक तो ऐसा टॉपिक आएगा जिसका फेवर और अगेंस्ट बनता होगा। कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई स्ट्राइकिंग सेंटेंस आ सकता है। इसके 2 पहलू होते हैं, फेवर अगेंस्ट, आपको ये चीज़ पता है, आपके कंपोज़िशन में भी आती है, ठीक है? या फिर नॉर्मल जो ओकेजन्स होते हैं स्कूल में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जैसे एनवायरनमेंट डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, ओकेजन जो होते हैं उस पर एक स्पीच लिखने को आ सकती है। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि दोनों जो टॉपिक्स आएंगे अलग अलग तरीके की, जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, इसकी जो बिगिनिंग आप रखोगे वो थोड़ा सा अलग रखोगे। बिगिनिंग में डिफरेंस होना चाहिए। इसमें यहाँ आपको समझाना चाहूंगी मॉडल के जरिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ग्लोबल वार्मिंग का एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है? तो आप इसको देखो कि कैसे स्टार्ट किया गया है। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस, इट इज सेटिस्फाइंग एंड ऑल। वहीं पर मैं एक और आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, जहाँ पे है आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स। ये एक मॉडल दिया गया है 11th क्लास की बुक में। यहाँ पे देखिए किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन ऑन वेदर दिस। तो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, कि वहां पे इस तरीके की स्पीच कोई ओकेजन नहीं, आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स की फोर फादर डे बनाया जा रहा है ऑल, नहीं। वहां पे एक क्या है, एक डिबेट टाइप का स्पीच आपको देनी है, स्पीच तैयार करनी है। तो उस तरीके से आप तैयार करो, उस तरीके से बिगिन करोगे। तो पॉइंट इज कि बिगिनिंग आपको कैसे रखनी है, थोड़ा सा इसका आइडिया आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ किस तरीके से आपको बढ़ना है, ये हिंट्स पे डिपेंड करता है। हिंट्स कैसी दी गई हैं आपको, कितनी दी गई हैं, कैसे आपको कंपाइल करना है। और एक चीज और, जितना आप प्रोवर्ब्स और कोटेशंस ऐड करोगे अपनी स्पीच राइटिंग में, चाहे वो किसी तरीके का टॉपिक आए, उतना ज्यादा एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। मैंने कॉम्पोजिशन राइटिंग का जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इफेक्टिव इंग्लिश क्लास 10th की बुक थी शायद वो, उसको मैंने ऐड कराया था, वहाँ पे लिंक दिया था। तो उसमें अगर आप देखोगे बहुत सारी कोटेशन, पीडीएफ है वो, कोटेशंस दी गई हैं। तो वहाँ अगर आपको गूगल से भाई एक एक करके सर्च करना बहुत बड़ी बात होती है, एक ही जगह अगर आपको सारा मैटर मिल जा रहा है तो कितनी अच्छी बात है। थोड़े से नोट्स आप पहले से बना लो, चाहे एक दिन रह गया हो, चाहे आपके पास 6 घंटे रह गए हो पढ़ाई को, आप फोकस इसी चीज पे करिए। मैं बता रही हूँ यही चीजें काम आने वाली हैं आपकी, ओके। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। टोटल 8 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से 4 आप पहले से वर्ड बाय वर्ड तैयार कर सकते हो। बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड पर्सनल प्रोफाइल, ओके। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग में 3 चीजें होती हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है, ट्रैवल ब्रोशर होता है, और रिव्यू ऑफ कल्चर प्रोग्राम भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। आर्टिकल राइटिंग मैंने आपको बताया कैसे लिखनी है, अपनी वोकैबुलरी को एनरिच रखना है। इसके बाद जो स्पीच राइटिंग है वो कैसे लिखनी है, तो मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर फ्रूटफुल कंटेंट है तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि स्टूडेंट्स तक ये चीज़ पहुंच पाए, वो अच्छा लिख पाए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।